बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी द्वारा रचित पाठ। प्रेमचंद जी 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे थे। धनपत राय ने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। वे निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहली कहानी संग्रह सोज़े वतन अंग्रेज़ सरकार ने जब्त कर लिया। 18 अक्टूबर 1936 में इनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद जी ने जितनी भी कहानियाँ लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण रहा। आइए पाठ का सार करें। बड़े भाई साहब। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन वे मुझसे 3 कक्षा आगे थे। बड़े भाई साहब ने जिस उम्र में पढ़ना शुरू किया उसी उम्र में लेखक ने भी, परंतु पढ़ाई के मामले में वे जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहते थे। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। मैं छोटा था। लेखक की उम्र 9 साल की थी और बड़े भाई साहब की उम्र 14 साल। मुझ पर निगरानी रखने का जिम्मा बड़े भाई साहब का था और लेखक भी अपने बड़े भाई के हुक्म को मानना अपना कर्तव्य समझता था। बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे। सारा समय किताब खोले बैठे रहते थे। कभी कभी आराम के लिए कॉपी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों आदि की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी ऐसे शब्द रचना भी कर डालते थे जिनका कोई अर्थ ना होता था। मैं उनके द्वारा रचे गए शब्दों का अर्थ निकालने में असफल रहता। मेरा भी मन पढ़ने में नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर पढ़ना मुश्किल लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से बाहर निकलकर कभी मैदान में आ जाता, कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता। यह सब करके जब कमरे में वापस आने पर भाई साहब का रौद्र रूप दिखता तो प्राण सूख जाते। उनके द्वारा पूछे गए सवाल कहाँ थे, पर मेरे पास चुप रहने के सिवाय कोई चारा नहीं होता था। इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ते रहोगे तो एक अक्षर भी नहीं आएगा। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। पढ़ने के लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मुझे कभी तुमने कहीं जाते देखा है? हमेशा पढ़ने पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो घर जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? इस तरह की लताड़ सुनकर मैं रोने लगता। जो काम मेरे बूते के बाहर हैं, बस का नहीं है, उसमें हाथ डालकर क्यों जिंदगी खराब करूं? बड़े भाई साहब जितने मेहनती थे उसके हिसाब से मैं नहीं था। टाइम टेबल भी बन जाता, परंतु उस पर अमल कभी नहीं हो पाता। पहले ही दिन बनाए गए टाइम टेबल की अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की तेजी, फुर्ती मुझे खेल के मैदान की तरफ खींच ले जाती और फिर किसी चीज़ की याद ही न रहती। मैं बड़े भाई साहब के साए से दूर रहने की चेष्टा करता। हमेशा सिर पर नंगी तलवार लटकती रहती, फिर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता। वार्षिक परीक्षा में बड़े भाई साहब फेल हो गए। मैं कक्षा में प्रथम आया। भाई साहब मेरे बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया था। जी चाहता था उनको बताऊं कि मैं मज़े से खेलता भी रहा और कक्षा में प्रथम भी आ गया। मुझे कुछ अभिमान सा भी हो गया था। अब मैंने सोच लिया कि यदि अब पढ़ाई के लिए डांट लगाई तो मैं भी कह दूंगा आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। दूसरी तरफ मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर हो गया था कि अब मैं भाई साहब से डरने वाला नहीं हूँ।
भाई साहब ने इस बात को जान लिया। एक दिन गुल्ली डंडा खेलकर जैसे ही लौटा तो भाई साहब ने आड़े हाथों ले लिया। अनेक ऐतिहासिक धार्मिक उदाहरणों द्वारा समझाया कि जब बड़े बड़ों का घमंड नहीं रहा तो वह क्या चीज़ है। फिर भाई साहब बोले, मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरी कक्षा तक आकर अलजेब्रा ज्योमेट्री ही लोहे के चने चबवा देगी। इतिहास का तो कहना ही क्या, हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वें लिख दिया तो सब नंबर गायब। ज्योमेट्री में अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट। समय की पाबंदी पर 4 पन्ने का निबंध लिखने के लिए दिया गया तो 4 पेज तो पूरे करने ही पड़ेंगे। इस प्रकार भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा उसने मुझे भयभीत कर दिया। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह समाप्त हो गया। फिर वार्षिक परीक्षा हुई, मैं पास हो गया, बड़े भाई साहब फेल हो गए। भाई साहब जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी फेल हो गए। नतीजा सुनने पर वह रो पड़े, मैं भी रोने लगा। मेरे और बड़े भाई साहब में केवल 1 कक्षा का अंतर रह गया था। मैं बार बार यही सोचने लगा कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो वे मुझे कैसे डांट सकेंगे। मैं उनकी सहिष्णुता का लाभ उठाने लगा। मुझे विश्वास हो गया मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं पास तो हो ही जाऊंगा। भाई साहब का रहा सहा डर भी समाप्त हो गया। अब सारा समय पतंगबाजी में ही समाप्त हो जाता। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, मन आकाशगामी पथिक के समान। बालकों की पूरी सेना भी झाड़ूदार बांस लिए भाग रही थी। सभी पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। अचानक ही बाजार से लौटते हुए भाई साहब से मुठभेड़ हो गई और क्रोधित होते हुए बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अब किसी छोटी कक्षा में नहीं 8वीं कक्षा में आ गए हो। फिर समझाते हुए कहा कि एक ज़माने में लोग 8वीं दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। कितने ही 8वीं जमात में लीडर, समाचार पत्रों के संपादक, और तुम बाजारी लौंडों के साथ कनकौए उड़ाने में लगे हुए हो। तुम शायद मन ही मन सोचते होगे कि मैं बड़े भाई साहब से सिर्फ 1 दर्जा नीचे हूँ और उन्हें कुछ कहने का हक नहीं है, परंतु फिर भी उनमें जो 5 साल का जिंदगी का तजुर्बा है जो शायद किताबें पढ़ने से नहीं आया। हम चाहें जितनी जमात पढ़ जाएं, लेकिन हमसे बड़ों को हमें सुधारने का हमेशा हक रहेगा। फिर आगे समझाते हुए बोले, भगवान न करे मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे और अगर तुम्हारी जगह दादा हो तो वे घबराने की जगह मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे। सफल ना हुए तो डॉक्टर को बुलाएंगे। हम और तुम तो जानते ही नहीं कि महीने भर का खर्च कैसे चलता है। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। जितना आज हम और तुम खर्च कर डालते हैं उसके आधे में दादा अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाते थे। इसलिए तुम अपने मन से निकाल दो कि तुम मेरे रहते बेराह चल पाओगे। मुझे राह पर लाने की उनकी इस युक्ति में मैं नतमस्तक हो गया। मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। भाई साहब गले लगाते हुए बोले कि मैं कनकौए उड़ाने के लिए मना नहीं करता, उनका भी मन उड़ाने को करता है, परंतु यदि वे बेराह चलेंगे तो उनकी रक्षा कैसे कर पाएंगे। उसकी रक्षा का कर्तव्य भी तो बड़े भाई साहब के सिर पर है। अचानक उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। भाई साहब लंबे ही थे। उछलकर उसकी डोर भाई साहब ने पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। ये करें बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। बड़े भाई साहब में क्या गुण थे? गंभीर प्रकृति के थे, वाक कला में निपुण थे, छोटे भाई के हितैषी थे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बड़े भाई साहब में ऊपर दिए गए सारे गुण थे। बड़े भाई
छोटे भाई को हर समय सबसे पहले क्या पूछते थे? तो इसका सही उत्तर है कहाँ थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे? तो इसका उत्तर है 5 वर्ष। बड़े भाई साहब छोटे भाई से कितने दर्जे से आगे थे? तो इसका उत्तर बनता है 3। बड़े भाई साहब जल्दबाजी नहीं करते थे तालीम पढ़ाई में। सुनहरे भविष्य के लिए क्या आवश्यक है? बचपन से ही मेहनत करना इसका सही उत्तर है। आलीशान महल किसका प्रतीक है? सुनहरे भविष्य का। बड़ा भाई और छोटा भाई किस कक्षा में पढ़ते थे? तो इसका सही उत्तर है 9वीं और 5वीं। बड़े भाई साहब कैसी शब्द रचना करते थे? तो इसका सही उत्तर है निरर्थक। बड़े भाई साहब एक ही नाम कितनी बार लिख डालते थे? तो इसका सही उत्तर है 10-20। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? पशु पक्षियों के चित्र बनाते थे। बड़े भाई साहब किस कला में निपुण थे? उपदेश कला। बड़े भाई साहब कैसे वाहन चलाते थे? सूक्ति वाहन, यानी कि उपदेश देते थे। छोटे भाई को चक्कर आ जाता था पढ़ाई में अधिक मेहनत करने से। इसका सही उत्तर है। किसको किससे दिली हमदर्दी हुई? तो इसका सही उत्तर है छोटे भाई को बड़े भाई से। बड़े भाई वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों हैं? वास्तविक ज्ञान से दूर हैं। बड़े भाई साहब के अनुसार कैसी बुद्धि व्यर्थ है? तो इसका सही उत्तर है जो आत्मगौरव को मार डाले। लेखक के भाई साहब उम्र में कितने साल बड़े थे? तो इसका सही उत्तर है 5 साल। भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा के मामले में। भाई साहब किस कला में निपुण थे? तो इसका सही उत्तर है पतंग उड़ाने की कला में। लेखक के दिल के टुकड़े किस बात पर हो जाते थे? तो इसका उत्तर है भाई साहब के उपदेश सुनने से। लेखक को भाई साहब की बातें अच्छी क्यों नहीं लगती थी? भाई साहब उपदेश देते थे, भाई साहब फेल हो गए थे, लेखक अव्वल दर्जे में पास हुआ था, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रेमचंद जी ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी? तो इसका उत्तर है 400। प्रेमचंद जी ने किस वर्ग को विस्तार पूर्वक वर्णित किया? तो इसका सही उत्तर है शोषक एवं शोषित। प्रेमचंद जी का शरीर जर्जर क्यों हो गया था? निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण। यही इसका सही उत्तर है। वे मुंबई में अधिक देर तक पटकथा लेखक के रूप में कार्य क्यों नहीं कर पाए? फिल्मी निर्माताओं के निर्देश के अनुसार लिखने के कारण। यही इसका सही उत्तर बनता है। प्रेमचंद जी जीवन भर किससे जूझते रहे? आर्थिक तंगी से। शाही रूम की क्या दशा हुई? अहंकार के कारण उसे भीख मांगनी पड़ी। लेखक को कौन सा काम बहुत कठिन और असंभव जान पड़ता था? तो इसका सही उत्तर है दिन रात पढ़ाई करना। लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? तो इसका उत्तर बनता है छात्रावास में। लेखक की हिम्मत कब टूट जाती? जब भाई साहब खेलने को कहते, जब भाई साहब उनको डांटते, जब भाई साहब पढ़ने को कहते। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। लेखक के लिए क्या लेकर बैठना पहाड़ के समान था? तो इसका सही उत्तर है किताबों को लेकर बैठना। बड़े भाई साहब स्वभाव से क्या थे? तो इसका सही उत्तर है अध्ययनशील। लेखक को क्या अच्छा लगता था? कंकड़ियाँ उछालना, तितलियाँ उड़ाना, फाटक पर झूलना, उपरोक्त सभी। तो लेखक को ऊपर दिए गए सारे कार्य अच्छे लगते थे।
टाइम टेबल की अवहेलना किसको देखकर शुरू हो जाती थी? मैदान की सुखद हरियाली, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की तेजी। तो इन सब चीज़ों को देखकर टाइम टेबल की अवहेलना होती थी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अंधा चोट निशान पड़ना का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है कोई वस्तु अचानक प्राप्त हो जाना। बड़े भाई साहब ने किन विषयों को नाकों चने चबवाने वाले कहा है? तो इसका सही उत्तर है अलजेब्रा, ज्योमेट्री। बड़े भाई साहब ने किसका भयंकर चित्र खींचा? तो इसका उत्तर बनता है पढ़ाई का। कनकौआ किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है पतंग को कहते हैं। बड़े भाई साहब की विशेषणाएं थी अध्ययनशील, कर्मशील, वाक कला में निपुण। सभी सही हैं। तो बड़े भाई साहब ऊपर दी गई सारी विशेषताओं से युक्त थे। तो इसका सही उत्तर है सभी सही हैं। बुनियाद पुख्ता होने का आशय है। इसका सही उत्तर है नींव मजबूत होना। लेखक किस कार्य में असफल रहा? लेखक पहेली का हल निकालने में असफल रहा। लेखक भाई के किस रूप से डरता था? तो इसका सही उत्तर है रौद्र। भाई की डांट से लेखक का क्या होता था? आंसू बहते, हिम्मत टूटती, निराश हो जाता। तो ये सभी बातें हुआ करती थी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। निराशा के बादल फटने पर क्या होता है? लेखक सामान्य हो जाता है। यही इसका सही उत्तर है। लगती बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है दुख पहुंचाने वाली व्यंग्यपूर्ण बातें। लेखक बड़े भाई से दूर रहने का प्रयास करता। नसीहत फजीहत से बचने के लिए, डांट फटकार से बचने के लिए, खेल कूद में रमे रहने के लिए। उपरोक्त सभी। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए लेखक दूर रहता था। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बड़े भाई साहब को नसीहत का अवसर कब मिलता? जब लेखक टाइम टेबल के हिसाब से ना चलता, किताबें छोड़ खेलकूद में रम जाता, बाहर चला जाता। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। कथा नायक मैदान में जाकर क्या भूल जाता था? जानलेवा टाइम टेबल, आंखें फोड़ पुस्तकें, भाई साहब की नसीहतें। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी। नंगी तलवार लटकना का आशय है हमेशा सिर पर खतरा होना। सालाना का अर्थ है वार्षिक, एनुअल। खून जलाना से आप क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर है दिन रात मेहनत करना। हेकड़ी जताना का अर्थ है घमंड करना। बड़े भाई ने किन ऐतिहासिक उदाहरणों से भाई को अहंकार ना करने का समझाया? रावण के, शाहे रूम के, अंग्रेजों के। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। घमंड का परिणाम क्या होता है? नाश हो जाना, मिट्टी में मिल जाना, भला ना होना। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। शैतान का क्या हाल हुआ? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। सफल हुए छोटे भाई पर बड़े भाई ने क्या टिप्पणी की? तुम्हारा सिर फिर गया है, तुमको अभिमान हो गया है, तुम किस्मत से पास हुए हो। सभी सही है। तो इसका सही उत्तर है सभी सही है। अंधे के हाथ बटेर लगना का आशय है अचानक लाभ होना। शिक्षा को रटंत क्यों कहा गया है? विषय रट लिया जाता है, परीक्षा में उड़ेल दिया जाता है, आचरण में नहीं उतारा जाता। उपरोक्त सभी सही हैं। तो ये सभी बातें सही हैं। तो इसका उत्तर बनता है उपरोक्त सभी सही हैं। 8वीं में लेखक को कनकौए के पीछे भागते देख भाई साहब ने क्या कहा? 8वीं में लोग नायब तहसीलदार हो जाते थे, लीडर व समाचार पत्रों के संपादक बन जाते थे, मिडलची डिप्टी मैजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट बनते थे। सभी कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर है सभी कथन सही हैं। उम्र में बड़े होने के लाभ होते हैं अनुभव व संपन्नता, आम आदमी से ज़्यादा ज्ञान, जीवन जगत जानने का मौका। सभी सही हैं। तो इसका भी उत्तर बनता है सभी सही हैं। बुजुर्ग पढ़े लिखे युवाओं से श्रेष्ठ हैं।
युवाओं के पास अनुभव की संपन्नता नहीं, जीवन की बेहतर समझ नहीं, केवल सूचनाएं मात्र हैं, सभी सही हैं। तो इसका उत्तर है सभी सही हैं। अम्मा और दादा को अधिकार क्यों प्राप्त थे? वे जन्मदाता थे, तजुर्बेदार थे, जीवन की बेहतर समझ है, सभी सही हैं। तो इसका भी उत्तर है सभी सही हैं। बड़े भाई को मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? भाई के लिए मिसाल कायम करने के लिए, छोटे भाई को बेराह ना जाने देने के लिए, कर्तव्य बोध के कारण, सभी सही हैं। तो इसका उत्तर भी यही है, सभी सही हैं। भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं थी कर्तव्यपरायणता, समय की पाबंदी, अध्ययनशीलता, कुशल उपदेशक, सभी सही हैं। तो इसका भी उत्तर है सभी सही है। लेखक की विशेषताएं थी वह प्रतिभावान छात्र था, वह खेलकूद में विशेष रुचि रखता था, उसकी भाई के प्रति श्रद्धा तथा सहानुभूति थी। उपरोक्त सभी कथन सही हैं, यही इसका उत्तर है। बड़े भाई साहब कहानी से प्रेरणा मिलती है। बड़ों की कामों का हम कभी बुरा ना माने, उनकी सीख लेकर काम को ढंग से करें, हमें असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर है सभी कथन सही हैं। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई पर रौब जमाने के लिए किस बात की दुहाई दी? तो इसका सही उत्तर है अपने अनुभवों व आयु की। बड़े भाई में क्या गुण थे? गंभीर प्रकृति के थे, छोटे भाई के हितैषी थे, वाक कला में निपुण थे। उपरोक्त सभी सही हैं, यही इसका सही उत्तर है। प्रेमचंद जी ने साहित्य का नाटक किससे जोड़ा? तो इसका सही उत्तर है जनजीवन से जोड़ा। बड़े भाई साहब उनकी अन्य रचनाओं को किस दृष्टि से उच्च कोटि की रचना है? तो इसका सही उत्तर है कहानी की। भाई साहब कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है आत्मकथात्मक। इस कहानी में किन शब्दों का सुंदर मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर है देशज एवं विदेशी। प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर कितने भागों में संकलित है? तो इसका सही उत्तर है 8। भूमंडल का स्वामी कौन था? बड़े भाई साहब, पिताजी, रावण, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रावण। लेखक को अपने बारे में क्या धारणा बन गई थी? इसका सही उत्तर है वह बिना पढ़े भी प्रथम आएगा।